क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अरे आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं इश्क में आके गाना गुनगुना रहा हूँ? जी नहीं, ये गाना तो मैं इस दुविधा में आके गुनगुना रहा हूँ जिसमें मुझे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने डाल रखा है। नई टैक्स स्कीम में बदलाव के बाद से ये समझ ही नहीं आ रहा, आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। क्या आप भी मेरे साथ इसी दुविधा में शामिल है क्या और जवाब ढूंढ रहे हैं? तो आइए साथ में ढूंढते हैं ना जवाब, मिल के कहानी बजट की के इस सेगमेंट में। बजट आखिर आ ही गया और लगभग जो कुछ हमने चाहा था वो मिल गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ के 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया। फिस्कल डेफिसिट भी 6% के नीचे रहने की उम्मीद है, 5.9। जैसा हमने बोला था वैसा ही वैसा हुआ। लेकिन साथ में जो उम्मीद लगाई जा रही थी, उम्मीद किसकी थी? कि न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव होंगे। भाई देखिए, सब बोलेंगे कि हमने बोला था, तो हम भी बोलेंगे हमने बोला था। हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए, हमारी पर्ची भी लीजिए कि हमने कहा था कि ये होने वाला है और वो हो गया। नई टैक्स की स्कीम को और भी आकर्षक और लुभावना बना दिया गया है। पिछले बार की टैक्स स्कीम में करीब 7 स्लैब हुआ करते थे और जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था ना, वो भी नहीं मिलता था जो कि ओल्ड स्कीम में मिला करता था। पर नई टैक्स स्कीम, कंफ्यूजिंग हो गया ना, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड नई टैक्स स्कीम में ये स्लैब अब 7 से 6 कर दिए गए हैं और साथ में 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में मिलता था वो भी आपको इस बार मिल जाएगा। भाई अगर आपकी तनख्वाह 7 लाख से नीचे है सालाना, तो आप मौज काटिए, कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं, आपका लगान माफ़ है। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह उससे ऊपर है ना, तो फिर साथ में बने रहिए, क्योंकि सरकार ने तो ये घोषणा कर दी है कि आखिरकार जो नई टैक्स स्कीम है वही डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम होगी अगले साल से। अगर आपको ओल्ड टैक्स स्कीम में बने रहना है तो आपको सरकार को एक अर्जी देनी होगी। अब सवाल ये है कि आखिर ओल्ड स्कीम जिसको सरकार ने कर दिया है दरकिनार, वो क्या बेकार है? हाँ, राइमिंग हो गई, क्या बात है। अब भाई किससे पूछे क्या है बेहतर? तो मेरा तो ये मानना है कि भाई साहब, प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम भी खुद ही पता करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो तुरंत एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पेन और पेपर लेके आइए और साथ में अपनी अपनी खुद की टैक्स स्कीम्स का पूरा ब्यौरा ले लेते हैं। आ गए आप? पेन पेपर ले लिया? भाई मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह 10 लाख है, आपकी जितनी है वो आप कागज पे लिख लीजिए सबसे पहले। तो अब जो नई स्कीम है उसमें आपको कितना टैक्स देना है? भाई सबसे पहले आप 50,000 रुपये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उससे काटेंगे, मतलब कि आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 9,50,000। अच्छा, जो नई स्कीम है वो ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अब यहाँ से ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा टैक्स स्लैब्स में अपनी जो तनख्वाह है उसको बांटते जाइए और आपका आंकड़ा बाहर आ जाएगा। जैसे कि भाई मान लीजिए मेरी 10 लाख है तो मेरी 9.5 हो गई। अब 9.5 में 0 से 3 लाख में तो 0 है, तो एग्जेम्पशन है। 3 से 6 लाख में आप 5% 3 लाख का डालिए, कितना हुआ? 15,000। 6 से 9 लाख में आप डालिए 10%, कितना हुआ? 30,000। अब भाई मैंने अपनी ग्रॉस तनख्वाह मानी है 9.5, तो मेरे पास अब केवल 50,000 बचे हैं। मैं उसको 15% पे डालूंगा तो मेरा आएगा 7,500। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह इससे ज़्यादा है और आपके अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा पैसे गिर रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर वाली जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको लगाइए और बताइए कि आपका टैक्स कितना आ रहा है। भाई मेरा जो टैक्स था वो 15,000, 30,000 और 7,500, यानी कि नई टैक्स स्कीम के हिसाब से 52,500 आया। इसमें आपको करीब 4% सेस भी देना होता है, वो आपका अलग से लगेगा, वो दोनों स्कीम में लगेगा, तो इसमें उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो 4% आपको ऐड करना ही करना है। लेकिन 52,500 विदाउट सेस मेरा नई टैक्स स्कीम में कैलकुलेशन आ चुका है, जो कि बहुत आसान है। पर अब सवाल तो ये है ना कि क्या ये पुरानी स्कीम से बेहतर है? भाई मैं यहीं पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, एनपीएस, इंश्योरेंस का कोई शौक नहीं है और आप कह रहे हैं कि साहब हमको चाहिए अपनी जेब में पैसा और हमको करना है खुच्चा, तो इन सब मेहनतों में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि या तो आपके पहले से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे हैं, आपके कोई होम लोन है, आपका एचआरए है, आपके एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि तब थोड़ा डिसीजन लेंगे ना यार, देख के कि क्या बेहतर है। आपने अपना निकाल लिया नई टैक्स स्कीम में, चलिए अब ओल्ड टैक्स स्कीम की तरफ चलते हैं और देखते हैं
कि कितना पैसा हमको वहां देना होगा। देखिए ये है ना, इतना आसान नहीं है, थोड़ा पेचीदा है, ध्यान से सुनिएगा। अब ओल्ड टैक्स स्कीम के हिसाब से जो 10 लाख की मेरी तनख्वाह थी उसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन डाला 50,000 रुपये का, तो कितनी हो गई 9.5 लाख। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ATC की पूरी लिमिट हम जो 1.5 लाख की है वो हम अवेल कर रहे हैं। देखिए मुझे मानना पड़ेगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये मेरा मानना है कि पूरी की पूरी 1.5 लाख की जो अगर आप लिमिट एग्जॉस्ट कर देते हैं तो आपका 8 लाख टैक्सेबल इनकम बचती है। उसके बाद 80D में जाते हैं अगर, और आपने अपना मेडिकल कराया है तो आप यहाँ डाल दीजिए 25,000 रुपये। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और उनका भी मेडिकल है तो 50,000 डाल दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना केवल 25,000 डाला है। अब कितनी इनकम बची 775। अब इसके बाद में जो मामला फंसता है वो फंसता है HRA पे। अच्छा, अगर आपका NPS है तो NPS के भी आप 50,000 रुपये काट लीजिए, मैंने नहीं काटे। अब यहाँ पे बात आती है HRA की। HRA है ना थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए इसको आपको शायद खुद निकालना पड़े, या आपको अपनी जाके फॉर्म 16 का जो B पार्ट है उसमें दिख जाएगा, या आप अपने ऑफिस में पूछ लीजिएगा कि आपका HRA अंत में कटता कितना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि HRA का ना एक फॉर्मूला है। अब क्या फॉर्मूला है, 3 तरीके होते हैं HRA कैलकुलेट करने के। सबसे पहला ये हुआ कि आपकी जो बेसिक तनख्वाह है प्लस DA, उसका 50% मेट्रो सिटीज़ में और 40% नॉन मेट्रो में। पहला ये हुआ। दूसरा, भाई आपका HRA का जो कंपोनेंट आपकी कंपनी ने आपको दिया है, और तीसरा, जितना रेंट आप भरते हैं वो, और उसमें माइनस करिए 10% आपका बेसिक प्लस DA। ये 3 आंकड़े आपके सामने आ गए। अब इसमें जो सबसे कम आंकड़ा होगा वो आप HRA का अलाउंस ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि HRA है ना थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, इसलिए इसको या तो आप खुद कैलकुलेट करिए, या ऑफिस में, या आपके फॉर्म 16 के पार्ट B में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, वो जोड़ लीजिए। मैंने ये माना है कि भाई मैं 15,000 के आसपास का रेंट देता हूँ, तो मेरी सालाना 1,80,000 रुपये की लिमिट है जो मुझे अलाउंस के तौर पे मिल जाएगी। अगर मैंने इसको यहाँ से कैलकुलेट किया तो भैया मेरी फाइनल टैक्सेबल इनकम आती है 5,95,000। अब मैं 595,000 पे ओल्ड टैक्स स्कीम लगाऊंगा। अब भाई ओल्ड टैक्स स्कीम क्या कहती है, चलिए ओल्ड टैक्स स्कीम के एक बार है ना पहले तो स्लैब्स पढ़ लेते हैं कि हमें याद रहे। अब ओल्ड टैक्स स्कीम के स्लैब्स कहते हैं कि 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 के ऊपर 30%। अब भाई मैंने तो अपनी जो आई है, मेरी तो आई 595, अब अपनी देखिएगा कितनी आ रही है, उसमें चलिए आप कैलकुलेशन करते हैं। तो भाई 0 से 2.5 में तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, 2.5 से 5 में 12,500 है, आप भी 12,500 लिख लीजिए। अब भैया उसके ऊपर मेरे बचे हैं केवल 95,000। उस 95,000 को मैंने 20% से लगाया तो मेरा आया 19,000, और अगर मैं उसको ऐड करता हूँ तो 19,000 और 12,500, यानी कि मेरा जो कुल मिला के यहाँ पर टैक्स बनता है वो 31,500 है वर्सेस 52,500। अच्छा, वहाँ भी मैं 4% सेस डालूंगा। तो मुझे यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अपना HRA ले रहे हैं कि नहीं, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो सब नहीं ले रहे हैं, और चलिए अब मैं ये मानता हूँ कि आप केवल ATC का बेनिफिट ले रहे हैं, ATC का बेनिफिट आपका आया 1.5 लाख, 10 लाख में से 50,000 गए, 9,50,000, 9,50,000 में 1.5 लाख गए, मेरी टैक्सेबल इनकम होती है 8 लाख रुपए। अब यहाँ से गणित करते हैं, 0 से 2.5, 0, 2.5 से 5, 12,500, और बाकी कितने बच गए अब 8 लाख में, बचे 3 लाख। अब 3 लाख को अगर मैं 20% से डिवाइड करूंगा तो आता है 60,000, यानी कि मेरी जो टोटल इनकम बन के आती है वो आती है 60,000 प्लस 12,500, यानी कि 72,500। अब इसको टोटल करिए तो भाई 72,500 वर्सेस आपका 52,500। इसीलिए अगर आप सारे एग्जेम्पशंस ले रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए ओल्ड स्कीम बेटर है, लेकिन अगर आप केवल ATC ले रहे हैं और सारे बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं ना, तो हो सकता है कई जगहों पे आपको नई टैक्स स्कीम भी बेटर लगे। लेकिन इसका ना एक जवाब नहीं है, इसलिए आपको खुद पेन पेपर लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा,
और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर बनती है। देखिए, सरकार ने पिछली बार भी ये स्कीम निकाली थी और तब जब ये स्कीम निकाली थी तब रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो नहीं था, टैक्स रेट ज़्यादा हाई थे, तो बहुत कम लोगों ने इस नई स्कीम की तरफ रुख किया था। इस बार सरकार ने क्या करा है, सरकार ने इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाया है और ये बात साफ कर दी है कि भाई आगे आने वाले समय में हम तो अपना जो है वो नई टैक्स स्कीम को ही मानेंगे, आपको ओल्ड के साथ रहना है तो रहिए, लेकिन सवाल ये भी है ना कि हमें तो समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। लेकिन आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपके पुराने इंश्योरेंस हैं जो अभी तक लैप्स नहीं हुए। अच्छा, मैंने यहाँ पे होम लोन नहीं ऐड करा, अगर आपने होम लोन ले रखा है वो भी आपको एग्जेम्पशन में उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन कीजिए और देखिए, और अगर आप नए टैक्स स्कीम में जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट आपको तब भी करने हैं। अब देखना ही होगा कि भाई सरकार का जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स स्कीम में आए, वो आते हैं कि नहीं, फिर वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे वीडियोस तो यहाँ आते रहेंगे, तो तुरंत इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगा, क्लैरिफिकेशन आई ना, तो जरा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शेयर कीजिए और कोई और डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए।